हेलो एवरीवन, वी आर टुगेदर गोना स्टार्ट मैक्रोइकोनॉमिक्स का नया चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। नाउ डाइविंग इनटू द चैप्टर से पहले लेट्स ट्रैक इट कि हम क्या कर चुके हैं। ये चैप्टर कहीं ना कहीं रिलेट करेगा हमारे पिछले चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और उससे पहले जो हम चैप्टर कर आ रहे हैं जहाँ पर हमने एडी और एएस के कॉन्सेप्ट को समझा था। बेसिकली जो 3 चैप्टर्स हैं या 3 हेडिंग्स में हमने जैसे चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की है, ये एक्चुअली एक ही टॉपिक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने का, राइट। मतलब अगर आप किसी डिफरेंट बुक्स में देखोगे तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन के अंदर आपको ये तीनों चैप्टर्स देखने वाले, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड, समझने से पहले कि ये क्या होता है, क्या क्या कहना चाहता है कॉन्सेप्ट हमसे, क्या किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम है तो हल होगा, हल करेंगे, उन सब चीज़ों पे पहुंचने से पहले वी आर गोना रन थ्रू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझते हैं ताकि जब हम डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे तब हमें पढ़ते हुए उन टर्म्स को समझने में दिक्कत ना हो, राइट। सबसे पहले जो हम पढ़कर आए हैं उसी से शुरू करेंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल बराबर हो गया, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके। नाउ व्हाट द थिंग इज कि क्वेश्चन आता है कि हमारा चैप्टर हमें क्या बोल रहा है कि आप इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि इनकम फैक्टर तो एडीएस कवर कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट फैक्टर पे अब हम थोड़ी सी नज़र डालने वाले हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे साथ में, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं इस लेक्चर को कि ये आपका एडीएस है, हाँ या ना। जब भी आपको कोई बोलता है कि आप इक्विलिब्रियम पे खड़े हो तो हम लोग एक ऐसा थॉट बिल्ड करते हैं कि हम लोग एक बेस्ट सिचुएशन में खड़े हैं, हाँ या ना। यानी कि अगर एग्जाम्पल लें कि एक इकोनॉमी है, ठीक है, जिसमें एडी इज इक्वल्स टू एएस है, इज इक्वल्स टू समझ लो किसी भी चीज़ की 100 यूनिट्स बन रही है, 100 रुपये का सामान बन रहा है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है तो आप बोल रहे हो कि आप इक्विलिब्रियम पे खड़े हो, हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इकोनॉमी बेस्ट फंक्शन कर रही है तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये बेस्ट फंक्शन कर रही है। लेकिन इक्विलिब्रियम पे होना ही इकलौता पैरामीटर नहीं है चीज़ों को चेक करने का। आपको चेक करना पड़ेगा इकोनॉमिक का सबसे क्लास 1 का सबसे बेसिक रूल कि जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। इसको बात समझ में आ रही है? क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? यानी कि हम पूछेंगे कि अब एडी इतना है, एएस इतना है, 100, ओके, लेकिन इकोनॉमी में अगर 100 लोग काम करना चाहते हैं तो क्या इन लेवल ऑफ एडीएस पे उन 100 के 100 लोगों को काम मिल रहा है? आप कहोगे नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 यूनिट्स बन रहे, हर बंदा 2 यूनिट्स बनाता है, टोटल 50 पीपल को क्या मिल रहा है? काम मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल समझो। क्या हमने किया यहाँ पे, एडी है, एएस है, इक्विलिब्रियम पे है क्योंकि सब कुछ इक्वल है, हाँ या ना। अब हमारी इकोनॉमी में 100 लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट सीक कर रहे हैं, ओके, उनमें से सिर्फ 50 लोगों को काम मिल रहा है, 50 लोग अनएम्प्लॉयड। इधर तक सब मेरे साथ हो? अच्छा, तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, इक्विलिब्रियम में होने के बावजूद भी आप अपने रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, अभी भी लोग अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं, हाँ या ना। लेकिन अगर एक और सिचुएशन क्रिएट करें कि समझ लो इकोनॉमी के अंदर आपका एडी 100 है और एएस भी क्या है, 100 है, इक्विलिब्रियम पे है, हाँ या ना। और जो 100 लोग काम कर रहे हैं, काम मांग रहे हैं, उन 100 के 100 लोगों को काम मिल भी रहा है, यानी कि रिसोर्सेस पूरी तरीके से यूज हो रहे हैं। बोलो किसको बात समझ में आ रही, हाँ या ना। इन्हीं 2 कंडीशंस के ऊपर अभी हम बात करने वाले। कि हम सोच लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब सब कुछ बेस्ट पड़ा हुआ है इकोनॉमी के अंदर, पर ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम तब भी अटेन हो सकता है जब आप अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। इक्विलिब्रियम तब भी अटेन हो सकता है जब आप अपने रिसोर्सेज को फुली अटेन कर रहे हो। तो आप इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन चाहोगे अपने इकोनॉमी के लिए, कि ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पे रिसोर्सेज अच्छी तरह यूज नहीं है, या ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पर रिसोर्सेज अच्छी तरह यूज्ड हैं?
किसको बात समझ में आ रही? अब बोलोगे जहाँ पे रिसोर्सेज फुली यूज है वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा बेटर प्रोड्यूस होंगी, हाँ या ना? बोलोगे इसको बात समझ में आ रही? तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये हमें चाहिए, इधर हम खड़े हैं, तो ये डिस्टेंस हम किस तरीके से ट्रैवल कर सकते। इस चैप्टर का बेसिक मुद्दा यही है। देखो 100 नाम मिल जाएंगे, 100 कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ लेंगे, चीज़ों को डिफाइन कर लेंगे, पर अगर आप बेसिक पकड़ना चाहते हो ना इस चैप्टर का, वो यही है कि हम चाहते हैं हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होके इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, और अगर रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज ना हो तब हम इक्विलिब्रियम पे खड़े हो, तो वो डिस्टेंस हम किस तरीके से ट्रेवल करेंगे या वो डिस्टेंस हम किस तरीके से फाइंड कर सकते। ओके, तो सबसे पहले कुछ नाम देते हैं चीज़ों को, जो हमने अभी सिचुएशंस की बात की। अगर तो रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, सभी लोगों को काम मिल रहा है, रिसोर्स यूज हो गया सारा, फिर हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहे हैं, तो उसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर सभी लोगों को काम नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को काम मिल रहा है, कुछ लोग काम चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, फिर भी आप इक्विलिब्रियम पर खड़े हो, यानी कि आपका एडी इज इक्वल्स टू ए से, तो आप अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में। एम्प्लॉयमेंट पूरा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जितना चाहिए उसके अंडर है, यानी कि कम है। क्लियर? मूविंग ऑन, व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इज कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन एग्जिस्ट ही कर रहा है। लोगों के पास काम क्यों नहीं है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्यों फेस कर रहे हैं? इसके दो कारण आएंगे हमारे पास। एक तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री क्या होता है? साइंस में मसल्स पढ़ते थे हम लोग। ये हमारी कौन सी मसल होती थी? वॉलेंट्री। जो हमारी आईज होती है, हार्ट की मसल्स होती है, वो कौन सी मसल्स होती थी? इनवॉलेंट्री। यानी कि वॉलेंट्री मतलब ऐसी चीज़ें जो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, इनवॉलेंट्री ऐसी चीज़ें जो आपके इच्छा अनुसार नहीं चल रही, ऑटोमेटिक चल रही। अपने से ये कैसे रिलेट करेगा? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आप काम नहीं करना चाहते, आप अनएम्प्लॉयड रहना चाहते हो। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि जिन प्राइजेस पे आपको काम मिल रहा है या आपकी सर्विसेज को खरीदा जा रहा है, यानी कि जो भी सैलरी वगैरह आपको मिल रही है वो अच्छी नहीं है। आपको 10,000 रुपये ऑफर किए जा रहे हैं, पर आपको पता है कि आपका जो भी जॉब है, जो भी डिग्री है, वो 25,000 रुपये डिजर्व करता है, तो अब 10,000 वाली नौकरी नहीं करो। तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड रहना चूज कर रहे हो, इसीलिए आपको वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डाला जाएगा। इनवॉलेंट्री में क्या होगा? आप बोल रहे हो भाई काम दे दो मेरे को, मेरे को काम दे दो, मेरे को काम दे दो। जितने भी मार्केट में प्राइजेस चल रहे हैं सर्विसेज खरीदने के, जितनी भी सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है, आप उस पर काम करने को तैयार हो, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा, तो उसे बोलेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयड रहना चूज नहीं कर रहे, आपको काम ही नहीं मिल रहा। इतनी बात बिल्कुल हमें क्लियर हो गई। यही दो हमारे पास क्या है? कारण है इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करने की। ओके, नाउ अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर ली, ये फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं, क्या और चीज़ें समझ सकते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट हम कह रहे हैं एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हैं। यानी कि क्या मतलब है कि अगर इकोनॉमी में 100 बंदे हैं तो 100 के 100 को काम मिल रहा है। नहीं, गलत। अगर इकोनॉमी में कितना बंदा है? 100 बंदा है, उसमें से सबसे पहले तो जो वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड है उन्हें साइड कर देते हैं, हाँ या ना? कोई एक बंदा जो काम करना ही नहीं चाहता, इसे माइनस कर दिया हमने। ओके, बाकी बचे 99। अब आप कह रहे हो कि जो 99 लोग काम मांग रहे हैं, अगर इनको काम मिलता है तभी हम फुल एम्प्लॉयमेंट में, वरना हम फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, हाँ या ना? लेकिन ये बात सच नहीं है। इस 99 में से हम 9 और माइनस करते हैं, अगर 90 लोगों को भी काम मिल रहा है, तब भी हम कहेंगे कि इकोनॉमी एक फुल एम्प्लॉयमेंट वाले केस में। तो आप कहोगे यार ये तो बात गलत है, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे है? ये 9 लोग भी तो काम कर रहे, काम मांग रहे हैं। अगर आप इन्हें काम नहीं दे पा रहे, मतलब आपके पास उतनी रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए चीज़ें नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, एस नहीं है, एडी नहीं है, आप ये चीज़ें बोलोगे हाँ या ना? तो उसका जवाब हम कैसे देंगे? यार समझो, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ये तो वॉलेंट्री थी, इसकी तो बात ही नहीं करते।
ये इनवॉलेंट्री थी, ये लोग काम करना चाहते थे। ज़ीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि यार देखो कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यानी कि हो सकता है ये लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन इनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, या फिर इनकी जॉब को एक नए टाइप की ऑटोमेटेड मशीन ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? ये सब फैक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते इकोनॉमी में। इसीलिए इकोनॉमी अपनी फुल कैपेसिटी पे हो सकती है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो सकती है, स्टिल कुछ ना कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं। इसका क्या कारण है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डायनामिक है, चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ओइंग टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सप्लाई डिमांड पैरामीटर्स। यार लेबर में इस टाइप की चाहिए हमें चीज़, इस टाइप की चाहिए हमें, जापानीज बोलने वाला इंसान चाहिए काम करने के लिए, हमें ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास फलाना फलाना डिग्री हो, फलाने कॉलेज की डिग्री हो, हमें ऐसा इंसान चाहिए जिसको ये काम आता हो, जिसको वो। इकोनॉमी में पैरामीटर्स बदलते रहेंगे लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड के, हाँ या ना, जिसकी वजह से एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कुछ लोग तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही रहेंगे। दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। उसको क्या नाम दिया जाता है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि व्हाट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आप बता दोगे? यार ये एक वो मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो इकोनॉमी में हमेशा एग्जिस्ट करते ही करते हैं ड्यू टू डायनामिक्स ऑफ द इकोनॉमी। डायनामिक्स मतलब बदलता हुआ बाजार कह सकते हैं, बदलती हुई सिचुएशंस कह सकते हैं इकोनॉमी की। ओके, हाँ या ना? नाउ लेट्स कंक्लूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, वील से कि अंडरस्टैंडिंग, ये डिक्शनरी वाली चीज़ है इस चैप्टर की। ये लास्ट चीज़ हम समझने वाले हैं जो कि हमें क्या बता रही है, ये जो कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है ये किस टाइप की हो सकती है। यानी कि जो हमने अभी अभी बात की कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो एग्जिस्ट कर रही है चेंजिंग चीज़ों की वजह से। वो क्या क्या हो सकती हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। फ्रिक्शन साइंस में पढ़ते थे, रुकावट, हाँ या ना? यानी लेबर की स्किल सेट जो लेबर के पास स्किल सेट है, अगर उसमें कुछ अपडेशन आ जाए तो लेबर क्या करेगा? लेबर उस चीज़ को अपडेट अगर ना कर पाए, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंप्यूटर लैंग्वेज है, ए नाम देते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को, कि पहले ज़माने में ए लैंग्वेज चलती थी कंप्यूटर की। अब वो लैंग्वेज अपडेट होकर ए प्लस हो गई, लेकिन हमारा जो लेबर है वो ए ही सीख रहा है, ए प्लस में अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड होने की वजह से मार्केट में अगर किसी पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जब स्ट्रक्चर ही बदल जाए किसी चीज़ का, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री में बहुत सारा लेबर काम करता है, लेकिन एक ऐसी नई ऑटोमेटेड मशीन आ जाए जो कि क्या करे, लेबर का काम ही खत्म कर दे, सारा काम आप मशीन से ही करवा सकते हो, तो वहाँ पर बहुत सारे कॉटन इंडस्ट्री के लोग क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्यों हुए? क्योंकि स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। ऐसी चीज़ों की वजह से जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है तो हम उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दीज आर द रीजंस कि इकोनॉमी में एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कूल, वी आर टुगेदर इन दिस, हाँ या ना? सो नाउ डिक्शनरी डन, वी गोना ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि डेफिसिट डिमांड क्या है। सिंपल सी भाषा में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, डेफिसिट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ की कमी होना। जैसे कि हम नॉर्मली सुनते हैं कि यार उसके तो ब्लड में आयरन की क्या हो गई, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई। क्या मतलब होता है? उसमें तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई। क्या मतलब है कि आयरन डेफिशिएंट हो गया, यानी कि कम हो गया, जितना चाहिए उससे कम। इसी तरीके से जब हमें जितनी डिमांड चाहिए
उससे कम हो तो हम उसे क्या कहेंगे, डेफिसिट डिमांड। यानी कि सिंपल अभी जो आप टर्म्स समझ के आए हो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम भी बन रहा है और हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम भी बन रहा है, हाँ या ना। तो समझ लो अगर रिसोर्सेस पूरे यूज हो रहे हैं तो आपका एडी होना चाहिए 200, एडी होना चाहिए 200 इक्विलिब्रियम के ऊपर, लेकिन आपका इक्विलिब्रियम बन रहा है एडी इज इक्वल्स टू एएस इज इक्वल्स टू 100, यानी कि अभी रिसोर्सेस पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे, हाँ या ना। विच इज कि डिमांड होना 200 का चाहिए पर डिमांड हो कितना रहा है, 100 का। डिमांड की कमी है ये, यानी कि जितना चाहिए उतना नहीं, इसको क्या बोल देंगे, डेफिसिट डिमांड। लेट्स रीड इट, क्या बोल रही है हमारी बुक कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा जो एडी है वो कम है हमारा, जितना हमें एडी चाहिए उससे। इसे करेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा जो एडी है वो क्या है, हमारा जो एडी हमने प्लान किया है कि हमारी इकोनॉमी में हम इतना खर्चा करेंगे, प्लान किया है हमने एडी, वो कम है जो एडी एक्चुअली होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट पे। इसको बात समझ में आ रही है कुछ कुछ, हाँ या ना। देखो और क्या बोल रहा है, व्हेन डिमांड इज लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट डिमांड। कि जितना डिमांड हमें चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम पे उतना डिमांड नहीं है इकोनॉमी के अंदर। डेफिसिट डिमांड लीड टू सिचुएशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कई बार। एक्सेस कैपेसिटी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी कुछ ना कुछ है, यानी कि कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं, आप उन्हें यूटिलाइज करके इकोनॉमी को और बेटर कर सकते हो, एएस को एडी को और बेटर कर सकते हो। इट डज नॉट अलाउ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज नहीं हो रहे। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस ग्राफ, चीज़ें कुछ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अभी सिर्फ लुक एट दिस लाइन जो ऊपर है एडी एफ का, ये हमें दिखा रहा है कि एक्चुअली अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबको काम मिल रहा है, तो मेरा एडी कितना होना चाहिए और मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ होना चाहिए। लेकिन ये वाला लाइन देखो, अब मेरा एग्रीगेट प्लान्ड डिमांड कितना है, इतना है, इक्विलिब्रियम से कितना नीचे, मतलब एडी में कितना फर्क है, इतना फर्क है, हाँ या ना। दिस इज कॉल्ड डेफिसिट डिमांड। डिमांड में इतनी कमी है, इतनी डिमांड होनी चाहिए लेकिन डिमांड कितनी है, इतनी। दिस इज कॉल्ड डेफिसिट डिमांड। वो लोग इसको बात बिल्कुल ही समझ में आ गई, हाँ या ना, क्लियर हुई हमें ये बात, ओके। सो नाउ वी कम टू द कॉजेस कि डेफिसिट डिमांड कम क्यों रही है। हमारी डिमांड जो कम है, जितनी होनी चाहिए उससे कम है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि यार डिमांड बनती कैसे है, याद करो हमने जब एडी पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि डिमांड बनती कैसे है। डिमांड एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, हाँ या ना। यानी कि अगर हमारा सी की वैल्यू कम हो जाए, सी पहले 100 था 50 हो जाए, एडी घटेगा कि नहीं घटेगा, घट जाएगा। तो रिडक्शन इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कारण हो सकता है हमारे एग्रीगेट डिमांड के कम होने का। रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कारण हो सकता है हमारे एग्रीगेट डिमांड का कम होने का। ये दो रीजंस है हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी के। लेकिन अगर इकोनॉमी 4 सेक्टर हो, यानी कि गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर भी एग्जिस्ट करता हो, तो ये कारण भी ऐड हो जाएंगे। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा घटा दे, जी घट जाएगा, हाँ या ना, फिर हमारा क्या करेगा, एडी रिड्यूस कर जाएगा। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, अगर हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर्स का सामान कम बिक रहा है, एडी क्या है, मतलब हमारा डिमांड कम है ना, तो एडी क्या हो जाएगा, लो चला जाएगा। राइज इन इम्पोर्ट्स, राइज इन इम्पोर्ट्स मतलब हम बाहर से सामान ज़्यादा मंगा रहे हैं, बाहर की एडी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, हमारा एडी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स,
अगर टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो लोगों के इनकम का एक मेजर प्रपोर्शन टैक्स रेट्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो खर्चा कम करेंगे एंड एंड ऑफ द डे हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, एडी गिर जाएगा। कूल, कॉजेज हमें समझ आ गए कि डिमांड डेफिसिट क्यों हो रही है, डिमांड जितनी होनी चाहिए उससे कम क्यों है। नाउ वी गोना टॉक अबाउट कि अगर हमारी डेफिसिट डिमांड है तो हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। जब भी कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसके कुछ ना कुछ हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अगर हमारी डिमांड कम है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनेगा। यानी कि आप अगर इन पॉइंट्स को देख रहे हो, आपका इक्विलिब्रियम होना कहाँ चाहिए था, फुल एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए था, हाँ या ना। यानी कि इस पॉइंट पे होना चाहिए था हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है, हाँ या ना। जहाँ इक्विलिब्रियम होना चाहिए था उससे कम पे है। यानी कि हमारे देश में जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उन्हें फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हैं। ओइंग टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, इक्विलिब्रियम बिटवीन एडी एंड एएस इज स्टक एट अ लोअर लेवल ऑफ जीडीपी। ये देखो जीडीपी यहाँ पे है, इसकी जीडीपी यहाँ पे है, तो ये हाई है, ये कंपैरेटिवली लो है, हाँ या ना। एडी इन एंड एएस इज स्टक एट लोअर लेवल ऑफ जीडीपी, लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी कि पूरा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कर रहे हम लोग। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट थिंग इज डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होंगे सिचुएशन। डिफ्लेशनरी गैप हमें क्या बोल रहा है, डिफ्लेशनरी गैप की हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जब हम मनी चैप्टर्स वगैरह पढ़ रहे थे, हाँ या ना। डिफ्लेशनरी गैप हमें क्या बोलते हैं, यार देखो होगा क्या, इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, यानी कि सस्ते दाम पर भी लोग चीज़ें खरीदने को तैयार नहीं होंगे। इसका ऑपोजिट क्या होता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में लोग इतनी ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं कि चीज़ें महंगी हो जाती है। डिफ्लेशन में लोग डिमांड ही नहीं करते, इसीलिए सेलर्स को अपने प्राइसेस घटाने पड़ते। अब हो क्या रहा है, एडी हमारा कम है, हाँ या ना। हमने बोला यहाँ पर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम बन रहा है, बनना चाहिए था इस पॉइंट पे, यानी कि तब एडी का ये लेवल होता, अब एडी का ये लेवल है, एडी लो है, हाँ या ना। लो एडी की वजह से इन्वेस्टमेंट क्या होगा, लो होगा। लो एडी, एडी कैसे बन रहा है, सी प्लस आई से, जो इंप्लाई कर रहा है एडी कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, आउटपुट भी कम प्रोड्यूस होगा अगर इन्वेस्ट कम किया जा रहा है पैसा, विच विल लीड टू, अगर आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है बिकेगा भी उतना ही जितना प्रोड्यूस हुआ है, कम बिका, कम इनकम जनरेट हुई। अगर कम इनकम जनरेट हुई तो लोग खर्चा भी ज़्यादा नहीं करेंगे, अगेन लो एडी, एंड ये साइकिल फिर से रिपीट करने लगेगा। व्हाट्स हैपनिंग इज कि इट विल लीड टू डिफ्लेशनरी गैप। अगर इकोनॉमी में डिमांड ही कम होगी तो जो सप्लायर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है पर उनको क्या करना, उसे बेचना है। डिमांड है नहीं तो वो क्या करेंगे, यार सस्ता करके बेच दो, एक काम करो सेल निकाल दो, एक काम करो 1+1 निकाल दो। किसको बात समझ में आई? तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो सेलर्स हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, एंड हम एक डिफ्लेशनरी गैप में फंस गए हैं जहाँ पे चीज़ों को और सस्ता और सस्ता और सस्ता और सस्ता करना पड़ रहा है, फिर भी बिकवाली नहीं है। डिफ्लेशनरी स्पाइरल नाम भी दे दिया जाता है इसे, और लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप भी कह दिया जाता है कि इक्विलिब्रियम आ रहा है लेकिन वो हर चीज़ को क्या कर रहा है, लो कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट को लो कर रहा है, इनकम को लो कर रहा है, आउटपुट को लो कर रहा है, एक सर्कल ही क्रिएट हो जाता है। कूल। नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि डिफ्लेशनरी गैप कितना है तो हाउ वी गोना डू दैट, कि एडी कितना है एट हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और एडी प्लान्ड पे कितना आ रहा है। सो दिस डिफरेंस मेक्स इट फॉर डेफिसिट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप। कैसे, ये हमें बता रहा है
कि सेम इनकम पे डिमांड कितना होना चाहिए और सेम इनकम पे कितना डिमांड है। किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? ये इनकम लेवल्स यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं ना, तो बोल रहे सेम इनकम पे हमारे पास डिमांड होना चाहिए 200 यूनिट्स का, लेकिन डिमांड कितना है 100 यूनिट्स का। तो इस डिफरेंस से हमारी इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? डिफ्लेशन आ जाएगा। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ गई? ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिसिट डिमांड? अनडिजायर्ड स्टॉक्स। क्या होगा? ये बात तो सिंपल ही है, 200 यूनिट्स आपने सोचा था बेच दोगे, लेकिन बिक 100 रहे हैं, तो जो 100 यूनिट्स है वो आपको क्या करने पड़ेंगे? स्टोर करके रखने पड़ेंगे, विच इज़ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे यार सस्ता करके बेच दो ना, इतना किराया पड़ रहा है, गोडाउन लेके इतना सामान रखना पड़ रहा है, सस्ते प्राइजेस में बेच दो यार, जो लॉस होगा क्या कर सकते हैं? देखेंगे फॉल इन नेक्स्ट ईयर आउटपुट। अगले साल जो आउटपुट बनाओगे वो कम बनाओगे कि यार पिछले साल वाला तो बिका नहीं है, इस साल ज़्यादा मत बनाओ। किसको बात समझ में आ रही है? ये दिक्कतें आएंगी। अगर आपका आउटपुट गिर रहा है मतलब आप क्या कर रहे हो? अपना सप्लाई रिड्यूस कर रहे हो, हाँ या ना? आपका जो इन्वेस्टमेंट है, एडी है, सब चीज़ें इम्पैक्ट हो जाएंगी। ओके, लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट है, ये चीज़ तो आपको खुद ब खुद अभी तक दिख ही गई होगी कि अगर वो सामान सस्ता करके बेचेंगे या सामान कम प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे अल्टीमेटली हो क्या रहा है? प्रोड्यूसर्स को सीधा सीधा लॉस पड़ रहा है उन चीज़ों का। सामान ना बिकने की वजह से सस्ता करके बेचना, डिस्काउंट्स देना, इन चीज़ों पे प्रोड्यूसर की कॉस्ट कवर नहीं होगी एंड एंड ऑफ द डे उसे लॉस बियर करना पड़ेगा। इतनी बात हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई ना? दिस वॉज द टॉपिक वो जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि डेफिसिट डिमांड क्या है। देन वी जम्प्ड टू अंडरस्टैंडिंग कि डेफिसिट डिमांड भाई हो ही क्यों रही है इकोनॉमी में, क्या क्या कॉजेज़ हैं उसके। देन हमने बात की कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस की जो हमें देखने को मिल रहे हैं अगर इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है तो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस डिमांड। उसके भी हम इसी तरीके से मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। देन वील बी टॉकिंग अबाउट इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, एंड लास्टली हम क्या करेंगे? इन दोनों सिचुएशंस को किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पर आज के लेक्चर के लिए इतना ही। डिफ्लेशनरी गैप को और डेफिशिएंट डिमांड के टॉपिक को अच्छे से रीड करो। हो सके तो गिव रीड टू एक्सेस डिमांड टू, यू विल गेट इट योर सेल्फ। क्योंकि जब आपने एक साइड समझ लिया ना, द ऑपोजिट थिंग इज गोना हैपन इन एक्सेस डिमांड सिचुएशन। वरना हम लोग तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ही। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, गेट इन टच विद अस। मिलेंगे जल्दी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।